जय हिंद दोस्तों। आप सभी का विजन एजुकेशन के इस चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड 2025 की और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैथ का सारा प्रश्न। तो इससे पहले जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था 2018 में, वही पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। इस प्रश्न पत्र को लगाने के बाद एक प्रॉपर आपकी एनालिसिस हो पाएगी, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे और किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड 2025 की। इसका जो पेपर है वो यूपीएससी कराता है और ये जो 29 जुलाई 2018 का पेपर हमारा था, ठीक है, वही पेपर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, संपूर्ण गणित का सिलेबस देखेंगे और उसको हल करेंगे। ठीक है, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पेपर में वन बाय वन करके हम हल करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एलटी ग्रेड में क्या पढ़ना है, ये कंप्लीट आपको एनालिसिस हो जाएगा इस क्लास के बाद। ऐसे हमने सिलेबस इसका डाल दिया है, इसी प्लेलिस्ट में आप सिलेबस देख सकते हैं। वहां से टॉपिक भी हमने डिफाइन कर दिया है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न आया था, आज वही हम करने जा रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है। ये आपका पहला प्रश्न है स्क्रीन पर और देखिए प्रश्न क्या दिया है। कह रहा है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखेंगे समषटभुज की बात कर रहा है, 6 भुजाओं की आकृति है और कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक भुजा की लंबाई दे दिया है, एक भुजा की लंबाई कितनी दे दिया है, 2√3, ये आपका दिया हुआ है प्रश्न। तो चलिए देखते हैं प्रश्न करना कैसे है। आपको पता है षटभुज जो है, इसको करने के लिए आपको किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ए जहां पर भुजा है और आपको पता है अगर इसका 6 गुना कर दें, 6 टाइम्स कर दें तो समषटभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि एक समषटभुज में, एक रेगुलर हेक्सागोन में 3 छोटे-छोटे क्या बनते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसी का 6 गुना करने पर डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। लिखेंगे √3/4 और भुजा दिया हुआ है हमें कितना दिया है, 2√3 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6। इसे कैलकुलेट कर ले, इसे कैलकुलेट कर ले, इंटू 3 और इंटू 6 कर देंगे। देखिए 4 से 4 कट गया और 6 गुणे 3 18, 18√3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 18√3 आपका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये आप नोट करते जाएंगे। समषटभुज पर प्रश्न बना है तो पॉलीगॉन चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, हमने सिलेबस में भी बताया है। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न ये आ गया। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे ध्यान से। अगला प्रश्न हमारा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का है, रूट का प्रश्न है, मूल का। कह रहा है क्या, यदि समीकरण 2x² + px + 4 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल आपको बताना है। अच्छा ये बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं जनरल फॉर्म में, ax² + bx + dx + c इस तरह से लिखते हैं बराबर 0। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ये जो समीकरण है, यहाँ पर एक मूल हमें दिया भी है। तो आपको पता है द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं हम, दूसरा बीटा। तो एक मूल की वैल्यू दे दी है 2, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अगर आप देखें, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे अल्फा की वैल्यू दिया है, एक रूट दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे इंटू बीटा और सी के स्थान पर क्या है, यहाँ कंपेयर करेंगे, सी के प्लेस पर आपका 4 है और ए के स्थान पर आपका कितना है, 2। तो 4/2 लिख देंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से कट गया 4 2 बार में और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ वैल्यू बचेगी 1। तो दूसरा मूल हमारा निकल गया कितना, 1। तो ये आपका द्विघात समीकरण से सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और मूलों का योगफल भी आप निकाल सकते हैं, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होगा मूलों का योगफल सम ऑफ रूट माइनस b/a होता है। इसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ी, लेकिन याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, 1। दूसरे मूल की वैल्यू +1 होगी, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा जो दिया है वो ये है। कह रहा है क्या, ये बीजगणित का प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी नोट करते जाएंगे किस चैप्टर से प्रश्न है। ठीक है, तो बीजगणित का ये प्रश्न है, दिया हुआ है क्या, 2x + 2y(x) = 3, ये समीकरण दिया है।
कह रहा है अगर इसका मान 3 है तो इसकी वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2। तो देखिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने क्लास में पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला और इस पर बहुत सारे प्रश्न कराए। तो कभी भी जैसे कि आप ये याद रखेंगे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर t है, क्या है t, तो हमने बताया था कि इसका 3 गुना अगर कर दे x का, जैसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे तो डायरेक्ट आप वैल्यू याद रखेंगे, क्या होता है t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2, सॉरी माइनस 3, t इंटू टी स्क्वायर माइनस 3, ये डायरेक्ट आपका आता है। अभी बता देंगे कैसे आया ये, लेकिन इसका प्रयोग आप डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम काफी कम होता है, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले समीकरण में, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे, और 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x यहाँ बचेगा, और जो आपने कॉमन लिया था उसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2, ये आ गया। अब हमसे पूछा है इसका 3 गुना एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, बाद में 2 को जोड़ देंगे, बाद में 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये t के प्लेस पर आ गया, किसके प्लेस पर आ गया, t के प्लेस पर। तो यहाँ पर लिखेंगे t के प्लेस पर 3/2, और t स्क्वायर, देखिए t स्क्वायर है तो इसका वर्ग करेंगे 9/4 हो जाएगा, ठीक है, और -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये, 4 तियां 12, 12 है, और 12 में 9 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 3। तो यहाँ पर आपका आ गया कितना, -3 इंटू 3 9/8, ये आ गया। ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये जो मान आया है, ठीक है, ये इसका मान है, लेकिन इसका मान पूछा नहीं है प्रश्न में, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, +2 कर देंगे। 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 गुणे 2 16, और 16 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7। तो 7/8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 7/8, ठीक है। तो 7/8 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है, t। अगर दोनों पक्षों का आप घन कर दें, क्यूब कर दें, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस 3ab। तो 3ab में इसका गुणा इससे करेंगे, कट जाएगा, 1 आएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, तो ब्रैकेट में a प्लस बी लिखने से अच्छा है इसके प्लेस पर हम t लिख दें, तो यहाँ 3t लिख देंगे, और बराबर में हो जाएगा t क्यूब, दोनों साइड का हमने क्यूब किया है, ये t क्यूब। तो इसको अब इधर ट्रांसफर करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, t कॉमन लेंगे तो सेम यही फॉर्मेट आपको मिलेगा। डायरेक्ट याद होना चाहिए, अलजेब्रा का काफी बार आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, साथ साथ में देखिए प्रश्न लगाते चलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि और भी हम आगे पार्ट इसके डालते रहें। क्वेश्चन पेपर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में एफिशिएंसी उतनी इंप्रूव होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यदि थीटा वास्तविक है, रियल है, देन। तो यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी पर प्रश्न आ गया है। तो आइडेंटिटी पर आपको पता है पहला वाला बिल्कुल सही है, cos i थीटा क्या होता है, i cos h थीटा हो जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा sin i थीटा दिया हुआ है, i sin h थीटा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके बाद tan i थीटा दिया हुआ है आपका, करा यदि थीटा वास्तविक है देन, तो tan i थीटा tan h थीटा दिया हुआ है, तो ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ आपका दिया हुआ है cot i थीटा, आई कॉट, ये तीनों सही है आपका। गड़बड़ कौन है इसमें, सी। तो इस प्रश्न में ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। थीटा का वास्तविक मान, अगर देखिए थीटा अगर रियल है तो उसके इसमें क्या होता है, आई जब बाहर आता है तो यहाँ क्या आ जाता है, एच। तो आइडेंटिटी का प्रश्न है, ये सीधे आपको पता है, यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है वो स्क्रीन पर ये है। अच्छा, ये प्रश्न हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सीधे सीधे फॉर्मूले पर प्रश्न है, कह रहा है क्या, यदि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये तो होता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल वैल्यू और इमेजनरी वैल्यू इस प्रकार से लिखी होती है, जहां पर i की वैल्यू क्या है, √1। तो ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, मोड लगाकर z माइनस 3 डिवाइड बाई में क्या दिया है, z प्लस 3, और यहाँ मॉड को फिर लगाया, कंप्लीट किया, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कह रहा है एक वृत्त निरूपित करता है, बिल्कुल सही। ये सर्कल को कब दिखाता है, जब इसकी वैल्यू एक के अलावा कुछ और हो। तो यहाँ पर एक नहीं है तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल। और कह रहा है वृत्त को निरूपित करता है तो जिसका केंद्र और त्रिज्या, तो इसका सेंटर, केंद्र और त्रिज्या, रेडियस हमें बताना है।
बहुत बढ़िया। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको कंपेयर कर लेंगे सीधे सीधे जनरल फॉर्मूला से। वो क्या होता है, वो आपका है जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड टू और इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये आर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है 2। और अगर इसको कंपेयर करेंगे तो जेड वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ जेड वन की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो यही हमें लिखना है, जेड वन की वैल्यू कितनी है 3, और इसको कंपेयर करेंगे तो जेड टू की वैल्यू -3 हो जाएगी। जेड टू की वैल्यू कितनी है -3, और स्मॉल आर जो है इसकी वैल्यू आपको मिल गई कांस्टेंट की वैल्यू 2। ठीक है। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, केंद्र। तो केंद्र डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, देखिए सेंटर निकालने के लिए लिख लेंगे फॉर्मूला जेड वन माइनस आर स्क्वायर इंटू जेड टू और डिवाइड बाई में वन माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लें तो जेड वन की जगह रख देंगे कितना 3, यहाँ रख देंगे 3। आर स्क्वायर है तो इसका वर्ग हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए जेड टू कितना है -3, तो यहाँ होगा -3। और यहाँ पर देखिए 1 है, 1 ही रहेगा। आर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 है, यहाँ 4 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। तो यहाँ 3 है, देखिए 3 गुणे 4 12, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 12, 12 प्लस 3 15। तो यहाँ आ गया 15, और नीचे कितना आ गया आपका, एक में से 4 जाएगा -3। तो इसे कट कर देंगे, -3 आ गया, इसकी वैल्यू -5 होगी। सेंटर हमारा -5 और 0 होगा। ठीक है। केंद्र क्या होगा, -5 और 0। अच्छा, ये 3 जगह दिया हुआ है, तो हमें आगे भी निकालना पड़ेगा रेडियस। तो चलिए रेडियस भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू सेम सेम मिल रही है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, आर कैलकुलेट कर लेंगे, आर इंटू, ठीक है, आर इंटू जेड वन माइनस जेड टू और डिवाइड बाई मॉड में 1 माइनस आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला आपको बिल्कुल लर्न करना होगा। ठीक है। अगर याद नहीं है तो रीजन ये है कि आप देख सकते हैं एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, तो वहां पर फॉर्मूला डेरिवेशन के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, या फिर एक्स आई वाई पुट करके सॉल्व करेंगे, फिर तो काफी टाइम लग जाएगा। फिर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, उतना समय एग्जाम में नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस इतनी मजबूत रखें कि चीजें बिल्कुल याद रहें। आर की वैल्यू कितनी है, पुट कर देंगे सीधे, स्मॉल आर की वैल्यू 2 है। ठीक है। जेड वन की वैल्यू कितनी है, जेड वन की वैल्यू आपके 3 है, और जेड टू की वैल्यू -3 है, -3, और यहाँ आर का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, तो माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, 3 3 6, 6 गुणे 2 12, यहाँ आ गया आपका 12, और नीचे आपका एक में से 4 जाएगा, -3, मॉड लगा है तो यहाँ माइनस हट जाता है, 3 चौके 12, तो रेडियस आपका 4 होगा। त्रिज्या कितनी होगी, 4। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। -5 0 और रेडियस कितना होगा, 4। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इक्वेशन याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो सेंटर के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, और आपका रेडियस के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस पर प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये है, कह रहा है क्या, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की पावर 5 दिया हुआ है, अगली वैल्यू दी है -32, इसका मान निकालना है। यहाँ देखिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ा है तो निश्चित है ये पता होगा कि डब्ल्यू क्यू जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। डब्ल्यू क्यू की वैल्यू 1 होती है, और दूसरा 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसी का बस ध्यान रखना है, इसमें जब भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर कभी भी मान पूछता है समीकरण का डब्ल्यू पर लेकर, तो यही दो चीजें हमारे काम की हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वेट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हल करना। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आपका है, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, इसके प्लेस पर आप इसको ट्रांसफर कर देंगे, उधर -w आ जाएगा, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे -w। ठीक है। ओमेगा कहते हैं इसे, माइनस ओमेगा। दूसरा, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस डब्ल्यू है तो जहाँ प्लस है, यहाँ 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू अगर आप देखें तो उधर ये ट्रांसफर हो जाएगा -w स्क्वायर। इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं -w स्क्वायर, -w स्क्वायर। तो जो इसको सिंप्लीफाई करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, 1 प्लस डब्ल्यू को लिख देंगे -w स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए ये -w, ये और ये वाला -w मिलकर हो जाएगा -2w, तो यहाँ आ जाएगा -2w, और इस पर लग गया पावर 5। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस है, और अंदर क्या है, -w स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2w स्क्वायर, और इसके होल पावर कितना है, 5, और माइनस में 32 है, 32, इसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 5 होगा तो आ जाएगा 32, और माइनस रहेगा क्योंकि ऑड पावर है,
और यहाँ पर W पर आ गया आपका पावर 5। अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा क्योंकि पावर 5 है। और W यहाँ 2 है, 2 का पावर 5 32 हो जाएगा। पावर पे पावर है, गुणा हो जाता है। थर्ड इंडिसेस आपने पढ़ा है, ए पे पावर ए, उस पे पावर बी हो तो ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पावर पे पावर है तो उनका गुणा कर देते हैं, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर W पे पावर 10 हो जाएगा माइनस 32, बस हो गया। 32 आप कॉमन ले सकते हैं, 32 को कॉमन लेंगे, माइनस 32 देखिए सब जगह है, तो माइनस 32 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 32 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका W पे पावर 5, और यहाँ क्या बचेगा प्लस में W पे पावर 10 और प्लस में बचेगा 1। एक बार गौर करें अगर ध्यान से, तो यहाँ देखिए क्या है, W पावर 5 है, आपको पता है क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार से W का क्यूब यहाँ पर इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, क्यूब और इनटू करके, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 के साथ में इनटू में 2 आ जाएगा, तो 3 तो चला जाएगा क्योंकि 3 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ W स्क्वायर बचेगा। उसी प्रकार से 3 का फैक्टर यहाँ लेंगे, 3 त्रिक का 9 है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 के फैक्टर में इसको तोड़ लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 का जो फैक्टर है वो गायब हो जाता है क्योंकि W पे पावर 3 जितनी बार लिखेंगे उसकी वैल्यू 1 ही बनेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर कितना बन गया, W पे पावर 2, तो यहाँ देखेंगे W पे पावर 2 बचा, यहाँ बच गया W, ठीक है, एक पावर बचा प्लस 1, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो बाहर कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, बाहर 32 है, इसका मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, इसकी वैल्यू 0 है, तो टोटल इस इक्वेशन की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, 0। ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो देखिए अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर देंगे, कॉन्टिन्यूस मैं ये वीडियो डालता रहूंगा, बहुत सारे सेट करेंगे हम, साथ साथ में मॉडल पेपर भी लगाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न हमारा ये है स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू, हाँ किसके बराबर होगा, तो एक हलवा सा प्रश्न मिल गया, देखेंगे ध्यान से। अच्छा ये बताइए, किसी संख्या का वर्गमूल अगर आप निकाल रहे हैं, ये प्रश्न देखिए काफी आसान होता है, कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आ जाए आपका 16 का वर्गमूल निकालना है और ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है, तो इसका वर्गमूल अगर निकालने में दिक्कत है तो इसका वर्ग कर लें। हमको पता है इसका वर्गमूल अगर ये आएगा तो ऑप्शन का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर आप वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब होगा तो आयोटा पॉजिटिव आएगा, ये हो ही नहीं सकता, यहाँ भी आयोटा पॉजिटिव आएगा 2ab में। अच्छा यहाँ नेगेटिव आ सकता है, यहाँ नेगेटिव आ सकता है, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने पर यहाँ 3 आने की संभावना है, बिल्कुल नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए, जैसे आप अगर अलजेब्रा के फॉर्मूले पर इसको तोड़ेंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी है, अगर आप इसको तोड़ेंगे अलजेब्रा के सूत्र पर तो एक बार ध्यान से देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसी ऑप्शन को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, 2 माइनस आयोटा, अगर इसको आप तोड़ दें स्क्वायर में तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अच्छा प्लस में यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो माइनस में 2ab में 2 आयोटा और a की वैल्यू कितनी है, 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो मिला जुलाकर यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ 2 गुणे 2 4, 3 माइनस 4 आयोटा, ये करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्वायर हमने किया तो इसका इक्वल आ गया, वो दिख रहा था, ये हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम का वेस्टेज है, पोलर फॉर्म में बदल कर करें या फिर आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करके इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये आपका त्रिकोणमिति से प्रश्न आ गया, cos x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिकोणमिति के जब बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते हैं तो ये एकेडमिक एग्जाम में हम ऐसा करते हैं कि स्टेप मार्किंग होती है, वहां पर अच्छे से लिखना होता है, यहाँ हिट एंड ट्रायल लगाएं सबसे बढ़िया। पूरी त्रिकोणमिति में लगभग 60% क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल काम कर जाता है, साथ साथ में ट्रायंगल फॉर्म हम बनाकर करते हैं, वो बहुत बेटर होता है। ठीक है, ट्रिपलेट याद रखें, ये सब जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एजम्पशन बेस्ड करेंगे इसे, ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे और एजम्पशन मान लेंगे। सबसे पहले देखिए एजम्पशन करना कैसे होता है, एजम्पशन के लिए आपको वैल्यूज ऐसी माननी होती है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, और यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम x बराबर y बराबर अल्फा बराबर 0 मान लें, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, यहाँ पर कभी कभी दे देता है कि 0 नहीं मानना है, तो वो केस थोड़ा डिफरेंट होता है, बट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं दिया तो इजिली हम मान सकते हैं। तो 0 हमने अगर मान लिया तो देखिए पहला वाला समीकरण हमारा
सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर आप जीरो रखेंगे, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई और जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 मिल गया। और यहाँ देखिए अगर तो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा है और कॉस अल्फा की वैल्यू जीरो हम रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और साइन अल्फा है, यहाँ जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, तो ये भी 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गया, मतलब ये वैल्यू हमारी सही है, ये वैल्यू हमारी सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वहां पुट कर देते हैं। देखिए y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, cos जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो का गुणा हुआ cos जीरो की वैल्यू कितनी होगी 1। और यहाँ 2x है, x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है, cos जीरो की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 1 प्लस 1 2। करेक्ट आंसर कौन सा है बी, करेक्ट आंसर कौन सा है बी। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, अगर लाइक कमेंट बराबर रहेगा तो अगला इसके बाद तुरंत पेपर में डालूंगा इसे, ठीक है। देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, और बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के चैप्टर्स भी हमने डाले हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो सिलेबस हमने डिफाइन किया है उसका पूरा सोल्यूशन हमने अलग अलग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डाला हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट में अलग अलग, उसे आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। फिलहाल यहाँ पर क्या दिया है, तीसरा वाला कह रहा है कि z इज इक्वल टू -8i है, ठीक है, तो कह रहा है कि 3 क्यूब्स रूट। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि z की वैल्यू अगर -8 आयोटा है तो 3 घनमूल बताने, 3 घनमूल बताने, डिवाइवर थ्योरम से इसको हम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि इस कंडीशन के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो यहाँ पर कह रहा है क्या z, और यहाँ पर क्या बोला है 3 घनमूल, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले निकाल लें इसका मॉड, ठीक है, दो चीज निकालेंगे इसका, जेड का आप मॉड निकाल लें, और मॉड तो साथ साथ दिख रहा है, रियल वैल्यू इसकी क्या है जीरो, तो यहाँ पर रखेंगे जीरो का स्क्वायर जीरो और प्लस में 8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर 64 ही हो जाएगा, 64, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इसके साथ साथ आप थीटा निकाल सकते हैं आर्गुमेंट, ये क्या होगा 10 इनवर्स y/x होगा, तो 10 इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, काल्पनिक संख्या के बगल में -8 है तो -8 हो जाएगा, और रियल वैल्यू दिया नहीं है तो जीरो, तो ये इनफाइनाइट बनेगा। और इनफाइनाइट का मतलब क्या, अच्छा निगेटिव में आ रहा है इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू देखिए आप दो चीज लिख सकते हैं, -π/2, -π/2, या फिर लिख सकते हैं क्या, या फिर इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका इनफाइनाइट आ रहा है तो इनफाइनाइट -π/2 में आएगा, या फिर 3π/2 में आएगा, 3π/2 में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो 10 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है और नीचे वाली वैल्यू पर नेगेटिव देगा, तो इसका जो आंसर होगा अगर हम पॉजिटिव लेना चाहें तो 3π/2 लेकर चलना पड़ेगा ये, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 3 रूट इसके बताने हैं, तो इसको पोलर फॉर्म में आप ब्रेक करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना इसको पोलर फॉर्म में आप तोड़ लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू r पे पावर 1/3 हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 रूट निकालने हैं तो, और उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे कॉस, कॉस, ठीक है, थीटा प्लस 2k पाई, 2k पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है। आपको पता है पोलर फॉर्म में जब भी ब्रेक करते हैं और क्यूब रूट निकालना होता है तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, नहीं तो शॉर्ट में CIS बस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पहला आया है, लिख दे रहे हैं, इसके बाद CIS लिखेंगे, वहीं से काम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, लिखेंगे आई साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाई कितना है 3। अब देखेंगे प्रश्न में हमें 3 रूट निकालना है तो k की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, के की वैल्यू कितनी कितनी रखेंगे, एक बार के की वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो से शुरू करते हैं, फिर एक रखेंगे और फिर दो रखेंगे, यहाँ से तीनों रूट हमारे निकल जाएंगे। अच्छा 8 पे पावर 1/3 है, मतलब 8 का क्यूब रूट, ये r की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड 8 है, तो 8 का क्यूब रूट निकालेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे 2, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, ठीक है। आगे अब चलिए एक बार जीरो पुट करते हैं। अच्छा ये बताओ जीरो पुट करेंगे अगर, ठीक है, थीटा की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, पॉजिटिव वाला लेकर चलेंगे 3π/2, तो यहाँ थीटा के प्लेस पर आपको लिखना है 3π/2, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक एक करके आंसर निकालते हैं, पहले के की वैल्यू जीरो पर आंसर निकालते हैं, तो जीरो पर कितना आ जाएगा, के की वैल्यू जीरो रखेंगे, ये गायब हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा π/2, कितना बच जाएगा π/2। अच्छा ये बताओ π/2 में क्या होगा, cos π/2 cos 90 डिग्री, ये जीरो आ जाएगा, और सॉरी ये 1 आ जाएगा, एक मिनट, cos 90 डिग्री है ना, ये 1 आ जाएगा, इसको लिख लेंगे 1, ये आपका 1 है, तो cos आपका यहाँ पर π/2 है, cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, सॉरी जीरो होगी, और प्लस में साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तो i इंटू 1 हो जाएगा, i इंटू 1, तो यहाँ पर 2 का गुणा आगे हो जाएगा ये, तो 2i मिलेगा, क्या मिलेगा 2i, तो 2i बिल्कुल करेक्ट है, पहला रूट, ठीक है ना। cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वही हमने पुट किया। आगे देखेंगे जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब क्या होगा, k का मान आप 1 रख दें और 1 रखेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखें,
जब 1 यहाँ रखेंगे तो 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना 4, 4 3 7, तो यहाँ 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, 7 पाई बाई 6, तो लिखेंगे 7 पाई बाई 6। और एक चीज़ का ध्यान देंगे, 7 पाई बाई 6 में बस वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, तो लिखेंगे 7 पाई डिवाइड बाई 6। अब देखेंगे ध्यान से इस पर मान कितना आएगा, तो एक बार यहाँ चेक करें। देखिए पाई का मतलब 180 और 6 से कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 बार में 30 आ जाएगा और 7 त्रिक 21, 210। कुल मिलाकर हम ये समझ गए कि 210 आ रहा है। कितना आ रहा है? 210। तो थीटा के फॉर्म में अगर इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 360 माइनस, देखिए अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 360 या फिर 270 से पीछे है ना, तो इसको 270 से आप लिख लें, जहाँ से वैल्यू निकालना आसान हो। तो 270 270 माइनस 60 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। और 270 माइनस 60 लिखेंगे, इसका मतलब किस कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं। एक बार देखिए कोऑर्डिनेट का ध्यान देंगे, ये आपका 270 है, ये आपका 270 है, ये 180। तो ये जो मान है हमारा 210, ये आपका फर्स्ट सेकंड ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में एक चीज याद रखेंगे, कॉस नेगेटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको मिलेगा cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आप देख रहे हैं cos 60 मिलेगा, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? -1/2। ठीक है। और sin 60 मिलेगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस आयोटा यहाँ रहेगा और इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी, √3/2। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 तो चला जाएगा, कितना बचा? -1 और माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं -1 माइनस आयोटा √3, ये आपका सेकंड रूट होगा, दूसरा मूल। ठीक है। इसी प्रकार से 2 रखकर तीसरा मूल निकालेंगे, तो देखेंगे जो ऑप्शन है 2 आयोटा दिया है, हाँ 2 आयोटा आपका पहला वाला जो आया है हमारा, कितना आया है? 2 आयोटा। ये किसमें है? 2 आयोटा 3 में है, इसमें। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखते हैं, दोनों माइनस में है, हाँ दोनों माइनस में, यहाँ भी है, ये भी है और ये भी है, तो एक और लास्ट वाला निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन छट चुका है, 2 ऑप्शन हमारे पास हैं करेक्ट। ठीक है। कौन कौन से करेक्ट हैं? यहाँ देखिए, ये और ये अभी तक सही चल रहे हैं, पहला और कौन सा? ये वाला, तीसरा। ये 2 हमारा गया, अब एक और निकालना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही करेंगे ना, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, अगर मिल जाएगा आंसर तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं मिला तो बढ़ लेते हैं। अब 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? के की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे, 8 8 9 10 11, कुल मिलाकर 11 पाई/2 मिला, 11 और पाई/2 मिल गया, ये हुआ। ठीक है। तो 11 पाई/2 का मतलब क्या है? ध्यान से देखेंगे, पाई/2 का मतलब आपको पता है 90। ठीक है। पाई/2 का मतलब कितना है? 90। और 90 का ये ऑड मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है? ऑड। या फिर आप देखें ध्यान से, एक मिनट, यहाँ पर 11 पाई/2 कितना हो जाएगा? 8 8 9 10 11, 11 पाई/2 नहीं आएगा, यहाँ पाई/6 आएगा, वही मिस्टेक हो रहा था। यहाँ नीचे आपका ना, नीचे एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ, नीचे आपका 3 है, 3 की वजह से यहाँ पर ना मल्टीप्लाई इसका भी तो होगा, तो इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ऊपर आ रहा है 11 पाई, 11 पाई बाई 2 इंटू 3 6, ये आ रहा है। तो तीसरा वाला जगह कम है, यहाँ हमने लिख दिया 11 पाई/6 आएगा, 6 से 180 को काटेंगे, 6 3 18, 30 आ गया, और गुणा कर देंगे जब 11 का तो 330 आ जाएगा, 330। अब 330 को कैसे लिख सकते हैं आप? आंसर निकालने के लिए लिखेंगे 360 माइनस 30, ये हो जाएगा। मतलब हम कहाँ गए? ये चौथे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 360 से पीछे आ रहे हैं ना, तो चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में एक चीज याद रखेंगे, कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2, और ये पॉजिटिव होगी, और साथ साथ में साइन आपका नेगेटिव होगा, तो माइनस आयोटा और 1/2 हो जाएगा साइन 30 का मान, और 2 का गुणा करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, मतलब ये √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, ये तीसरा मूल। तो तीसरा मूल क्या होगा? √3 माइनस आयोटा। तो करेक्ट आंसर कौन सा मिला? ए आपका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? समझ में आया? तो डिमाइवर थ्योरम पर देखिए निश्चित है एक प्रश्न रहेगा, इसके बाद वाले सेट में भी हमने देखा है 2 प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पोलर फॉर्म और डिमाइवर थ्योरम दोनों। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निश्चित है आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिमाइंड करके देख लेंगे। ठीक है। चीजें बहुत ही आसान है। आपको देखिए यहाँ पर याद क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, जब भी आपका इस प्रकार से रूट पूछे ना, तो रूट के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम यूज करते हैं, और ये तो आप निकाल ही लेंगे, मॉड और आर्गुमेंट निकाल लेंगे, जैसा कि सिलेबस में हमने बताया था, मॉड आर्गुमेंट के हर सेट में 1 से 2 प्रश्न हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू जेड एक्स स्क्वायर दिया है, और ए वाई स्क्वायर दिया हुआ है,
प्लस आई बी एक्स दिया है और कह रहा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, कह क्या रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि का एक सम्मिश्र, देखिए यहाँ पर लिख लेते कंपोजिट एनालिटिकल फंक्शन है, ऐसा बोला है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का मान पूछा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे कंपेयर करके, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको पता है, डायरेक्ट अगर देखें तो आपको पता है जनरल फंक्शन कैसे हम लिखते हैं एनालिटिकल फंक्शन के लिए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू होता है क्या, यू यू एक्स वाई का फंक्शन है और प्लस में आई वी एक्स वाई, इसी प्रकार से लिखते हैं ना, वी एक्स वाई। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, u की वैल्यू आपको मिल गई और v की वैल्यू आपको मिल गई। तो u की वैल्यू देखिए यहाँ पर जो रियल वैल्यू है ये u का फंक्शन है, ये कितना है एक्स स्क्वायर और प्लस में ए वाई स्क्वायर ये है। और आपसे मैं बता दूं v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ये आपको मिल गया तो सी आर कौची रमान इक्वेशन आप लगा देंगे, सी आर इक्वेशन लगाएंगे, वहां से आपका काम बन जाएगा, वहीं से वैल्यू निकल जाएगी। तो सी आर इक्वेशन क्या है आपको पता है, दो इक्वेशन हम लिखते हैं, एक है क्या डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी वाई, डायरेक्ट इसे लगा देंगे, ठीक है। तो u का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, और ये जीरो हो जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं ना, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y गायब हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा bx। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें आप तो x और x कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b का मान कितना आ गया 2। अब आगे बढ़ेंगे, सी आर का अगला इक्वेशन लगाएंगे कौची रमान नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका डी यू बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब यू का वाई के रिस्पेक्ट में। तो यू का अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2y आएगा, एक्स वाला जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ya, तो यहाँ लिख देंगे 2ya। और जब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ बचेगा b और बचेगा y, तो यहाँ लिखेंगे बी वाई और माइनस रहेगा। अब ध्यान से देखिए, y से y गया और b की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 2 है, तो b का मान आप रख देंगे 2, तो ये -2 है, 2 से 2 कट जाएगा, a का मान आ गया -1, a का मान कितना आ गया -1, ठीक है। तो इसी को जोड़ना है a और b को, तो -1 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +1। तो यही पूछा है, तो a की वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू आपको मिल गई है +2, तो यहाँ पर आ जाएगा +1, करेक्ट आंसर इसका +1, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है आपका +1, बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक है। उम्मीद है लग रहा होगा आपसे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस है तब तो जबरदस्त तरीके से लग रहा होगा, प्रैक्टिस नहीं है तो आपको कंप्लीट स्टार्टिंग से बेसिक से देखना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसे भी लेकिन आप लगाते रहेंगे तो निश्चित है अगले पेपर में, दूसरे तीसरे पेपर में आपका फ्लो बन जाएगा, ठीक है। और लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें। अगला देखेंगे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, लिमिट में दिया हुआ है वैल्यू z -1 डिवाइड बाई z +1 इज इक्वल टू -4, तो z का बिंदु पर देखिए लोकस पूछा है, क्या पूछा है, लोकस ऑफ z, आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ये फंक्शन दिया हुआ है z-1 डिवाइड बाई 2z और दिया है +1, पहले इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, बिंदु पथ निकालना है ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो z की वैल्यू आप पुट कर देंगे, z की वैल्यू कितनी होती है x प्लस आई वाई, तो लिखेंगे x और -1 इसके साथ लिख लेंगे, x -1 क्योंकि रियल वैल्यू एक साथ रहेगी, और प्लस में आपका आई वाई, एक्स प्लस आई वाई इधर आ जाएगा इमेजनरी वाला, और यहाँ लिखेंगे जब x प्लस आई वाई, तो x के साथ 2 का गुणा होगा, हो जाएगा 2x, और ये रियल वैल्यू है, +1 यहाँ लिख दे, और इमेजनरी वाला साइड में, इमेजनरी वाला प्लस आई वाई, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करते हैं, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कभी भी आपको जब भी समीकरण हल करना हो तो हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए, ये याद रखेंगे। नीचे अगर कोई वैल्यू इमेजनरी है तो उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इसीलिए इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। जो नीचे ये वैल्यू दी है इसके कॉन्जुगेट से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो जब कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, एक बार देखिए ध्यान से, कॉन्जुगेट से गुणा करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट मेथड, ठीक है, उतना टाइम एग्जाम में नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो माइनस के साथ यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे और इसके साथ ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। माइनस के साथ गुणा करेंगे तो ये अलजेब्रा का इक्वेशन आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे तो आपको सीधे सीधे ये मिल जाएगा, मैं लिख देता हूँ, नीचे सीधे सीधे मिल जाएगा a स्क्वायर में मिल जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर,
और देखिए यहाँ पर माइनस में बी स्क्वायर आएगा ना, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस बना देगा, प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक। अब इसके बाद देखेंगे ध्यान से, जब ऊपर इसका गुणा करेंगे माइनस वाले का, तो देखिए हमें इमेजनरी यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अच्छा यहाँ पर गलती दिया है, ये लिमिट नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इमेजनरी की बात किया है, आई एम है, ये आई एम है इमेजनरी, तो इसकी इमेजनरी वैल्यू जो है वो -4 के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें केवल इसमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है। कौन सा पार्ट निकालना है? इमेजिनरी पार्ट। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। लिमिट नहीं है वहाँ पर इमेजिनरी लिखा है, आई एम शॉर्ट में ऐसा लिखा है। तो इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट हम निकालेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए देखिए, रियल का रियल से गुणा करेंगे, रियल वैल्यू आएगी। इमेजिनरी का इमेजिनरी से गुणा करेंगे तो भी रियल वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि आयोटा हट जाएगा। अब देखेंगे इमेजिनरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे, ध्यान से देखें, मैं आयोटा को बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अंदर लिखूंगा फंक्शन। तो y का गुणा जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, क्या आ जाएगा, एक्स वाई। और साथ में देखें, y का गुणा -1 में होगा तो यहाँ आ जाएगा -y। इसके बाद जब इसका गुणा इधर करेंगे y के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2xy, आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 2xy, 2xy, ये हो गया। और आप साथ साथ में आगे देखें, यहाँ पर इसका गुणा होगा तो y आ जाएगा प्लस में y, ये है आपका, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं ना है, ये वैल्यू हमने जैसी की तैसी लिख दी। फिर से देखेंगे, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, डायरेक्ट हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू दी थी यहाँ पर उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे, 2 का गुणा जब होगा ना तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई नहीं, सही कर लेंगे। जब यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो z की वैल्यू क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई ना, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2x होगा और 2y यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 2 का फैक्टर एक छूट गया था, वो लिख लेंगे आप। और 2 का फैक्टर छूटा था तो यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब तिर्यक गुणा करेंगे 2y का, तो यहाँ पर 2xy होगा, ये 2xy होगा और सब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, 2xy आपका गया, ये आपका गया, ठीक है। 1 मिनट फिर से कर देते हैं, थोड़ा-सा, ठीक है, थोड़ा-सा देखिए, मैथ में यही खेल है, थोड़ा-सा आपका डाटा मिस्टेक हुआ पुट करने में, तो सब इधर का उधर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, लेकिन कोई बात नहीं, स्पीड सही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, हमने इसके माइनस वाले पार्ट से गुणा किया कॉन्जुगेट से, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है, होल स्क्वायर। इसको मैं साफ-साफ लिख देता हूँ, ताकि समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपका क्या होगा, 2y, ठीक है, कितना हो जाएगा 2y, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 2y, और प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस। क्यों? क्योंकि जब माइनस का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, माइनस, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर में। तो अच्छा, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और आयोटा का स्क्वायर जो है वो प्लस बना देगा। आयोटा का स्क्वायर क्या बना देगा, प्लस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्लस साइन है, ये प्लस साइन माइनस में आएगा, और यहाँ पर लिख देते हैं 2y, साथ में आयोटा, इसका होल स्क्वायर। ये फिलहाल आपका आयोटा बाद में हट जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम ऐसा लिख दे रहे हैं। अब ऐसा लिखने के बाद देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नहीं करेंगे क्योंकि रियल वैल्यू आएगी, इसका नहीं करेंगे क्योंकि रियल वैल्यू आएगी। हमको निकालना है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका गुणा हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे 2y का x में, तो ये हो जाएगा 2xy। अब जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए, i को अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये ब्रैकेट के बाहर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी हम निकाल लें। अब यहाँ करेंगे तो y का गुणा होगा तो 2xy यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसका गुणा जब यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, 2xy, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में 2xy, और यहाँ पर फिर +1 का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा जब इसमें होगा तो बस y बचेगा, ठीक है, प्लस y, तो यहाँ लिख देंगे प्लस y, ये आ गया। तो ये हमारा फंक्शन आया है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन आया है। और इसकी वैल्यू, यही इमेजिनरी पार्ट है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में, किसके इक्वल है, -4, इसकी वैल्यू -4 की इक्वल है, ये इमेजिनरी पार्ट की। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि इसका जो लोकस है वो क्या हो सकता है। अब क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो फिर ये गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जैसा कि पूरा फंक्शन आप ध्यान से अगर देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो x का फैक्टर है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, साथ में 2 आ जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ 4 बन जाएगा, आयोटा यहाँ से हट जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर तो इसका सेम रहेगा ना। देखिए, y का फैक्टर सेम आ गया, x का फैक्टर सेम आ गया, मतलब इसका लोकस कैसा होगा, सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल। एक चीज का हमेशा ध्यान दें, जो जनरल इक्वेशन होता है हमारा सर्कल का, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, और सेम यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर एक वृत्त आपका दिखेगा, क्लियर है ये, ठीक है। और आपका जैसे दीर्घवृत्त की बात करें तो उसमें आपका बटे में वैल्यू बच जाती है फ्रैक्शन में,
ए बी के फॉर्म में। पैराबोला की बात करें वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ठीक है, तो दोनों स्क्वायर का टर्म नहीं होगा। यहाँ पर दोनों सेम फंक्शन में है, दोनों पर स्क्वायर है और दोनों का जो फैक्टर है वो भी सेम है, तो यहाँ पर सर्कल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ऐसे प्रश्न एक नहीं बहुत हैं पेपर में, ठीक है। इसलिए टाइम को थोड़ा सेव करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट ईयर का आप मेरिट याद रखेंगे, 150 में से 125 गया था, ठीक है, जनरल कट ऑफ। तो याद रखेंगे उस लेवल का कट ऑफ अगर पहुंचना है वहां तक तो स्पीड तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपके बड़े अच्छे अच्छे आए हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान प्रश्न सारे हैं। लगभग 50% प्रश्न आपके ठीक ठाक है। अब देखेंगे ध्यान से, अगला क्या दिया हुआ है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा ऐसा है जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, दिया हुआ है एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड और जेड पर बार लगा दिया है, ठीक है। कह रहा है क्या, कहीं भी वैकल्पिक नहीं है। देखिए इसका मतलब एनालिटिकल होता है, एनालिटिक। तो एनालिटिक में देखिए एक यहाँ पर ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी आप देखिए ये जो फंक्शन आया है आपका, इसमें क्या है, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड के साफ साफ दिख रहा है, ये है आपका मॉड जेड का स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जेड इंटू इसका कॉन्जुगेट लिख लेंगे जेड पे बार, इस प्रकार। और ये हमें रियल नंबर देगा, ये हमें क्या देगा, रियल नंबर। तो इसमें कॉची रीमान थ्योरम आप लगा पाएंगे क्या, कॉची रीमान इक्वेशन लगाएंगे, वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। जब रियल नंबर आएगा तो रियल नंबर पर आपका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है क्या, जैसे डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी वाई, इसको आप लगाएंगे, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, डिफरेंशिएशन करने पर जीरो, और ये आपका दिया ही नहीं है, ये आपका दिया है नहीं दिया, सॉरी रियल वैल्यू जीरो नहीं आएगी, यहाँ एक्स का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर कुछ डिफाइंड वैल्यू होगी और ये दिया नहीं है तो ये जीरो होगा, क्या होगा, जीरो। तो इसे संतुष्ट बिल्कुल नहीं करेगा अगर रियल वैल्यू है तो ये हमारा एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। इसके अलावा जो है वो बिल्कुल है। यहाँ लेंगे आप एक्स वाई आएगा तो पहला वाला इक्वेशन आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, दूसरा वाला लेंगे जेड स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे तो। और तीसरा वाला देखिए कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा एनालिटिक होते हैं, याद रखेंगे। साइन के अंदर फंक्शन आ जाए जेड का, कॉस के अंदर आ जाए, टेन कॉट सेक कोसेक इन सब का आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो ये ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो जो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, सतत ग्राफ है, वो हमेशा क्या होंगे, एनालिटिकल फंक्शन बोले जाएंगे। जहां पर देखिए नॉन एनालिटिकल फंक्शन कौन सा होगा, जो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और जिसका ग्राफ बनाते समय, अगर आप ग्राफ भी बना रहे हैं तो ग्राफ आप देख रहे हैं अगर स्मूथ ग्राफ नहीं है, जैसे ऐसा हो गया कहीं, यहाँ पर नुकीला पार्ट आ गया, ठीक है, और यहीं पर अगर ऐसा ग्राफ है तो ये कॉन्टिन्यूअस है इस रेंज के अंतर्गत, लेकिन ये कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, दूसरा सीआर इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं एनालिटिकल है कि नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात आप याद रखेंगे, कभी भी अगर रियल वैल्यू आ गई ना तो वो एनालिटिक फंक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार से, कह रहा है जेड टेंस टू सी के लिए हम समीका, अच्छा, कह रहा है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जेड टेंस टू सी, और ये दिया हुआ है आपका इक्वेशन। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर पूछा है, हमेशा सत्य है, कभी भी सत्य नहीं है, और रियल वैल्यू ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो। चलिए यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं, बिना सॉल्व किए क्लियर नहीं होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई होगा, एक्स प्लस आई वाई, बहुत बढ़िया, यहाँ पुट कर देंगे। तो जेड की वैल्यू जब पुट करेंगे ना तो रियल वैल्यू एक्स है, इसको इधर रख दें, और आई वाई में देखिए आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आई कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आई को जैसे ही आप कॉमन लेंगे वाई प्लस वन आ जाएगा, वाई प्लस वन, ये आपका एक साइड का फंक्शन आ गया। इसके मोड की बात करेंगे। अब आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है, चिन्ह का यहाँ पर विशेष महत्व है, ठीक है। खेल खेल में चिन्ह हटा तो खेल हो जाएगा प्रश्न का, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स, एक्स, और यहाँ पर देखिए प्लस आई वाई है, आई यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, तो प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस वन, वाई माइनस वन, वाई माइनस वन, ठीक है, पुट कर दिए। इसका मॉड लेना है, तो मॉड कैसे लेते हैं आपको पता है, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट में यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो वाई प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, ये आपका आ गया। और ग्रेटर देन यहाँ पर जब करेंगे ना सेम वही काम फिर करेंगे, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर, और प्लस में वाई माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर का रूट हट जाएगा आपका, रूट हट जाएगा, उसके बाद एक्स और एक्स आपका कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है कि नहीं।
अब इसके बाद देखिए दोनों साइड अगर आप स्क्वायर को हटाना चाहें तो हटा देंगे, दोनों साइड स्क्वायर बचा रहेगा, इसके बाद स्क्वायर हट जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ बचेगा y+1 ग्रेटर देन y-1, ये आपका बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो वैल्यू है आप अगर इसको करेंगे, इसको ब्रेक करके करते हैं, एक मिनट ब्रेक करके करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपने जो स्क्वायर हटाया है ना उससे समस्या हो सकती है। जब इसका करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर 1 और प्लस 2ab तो यहाँ पर 2y1, क्यों हमने स्क्वायर देखिए छोड़ दिया इसका, ठीक है, स्क्वायर नहीं हटाया, आपको पता है वहां से मिस्टेक हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में है तो डबल वैल्यू आती है और उस वैल्यू को हम छोड़ नहीं सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 × 1 × y होगा, तो 2y भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर करें हम तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2y हो जाएगा, 2y × 1 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा कटेगा, जो इक्वल है वो कट जाएगा, 1 से 1 ये भी चला जाएगा, कुल मिलाकर देखिए बचा क्या, यहाँ पर बचा +2y, ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर देन -2y, यही बचा है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा 4y, और 4y ग्रेटर देन अगर 0 है तो अगर 4 को आप रिमूव करें तो y की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 0, और y क्या होता है, y इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो आप कह सकते हैं y को कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन y, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चौथा। देखिए प्रश्न में बहुत खेल है, मैथमेटिक्स है, एक एक स्टेप समझ के चलना है, ठीक है, कहीं भी इधर का उधर हुआ गड़बड़ हो जाएगा, इनइक्वालिटीज में इसका ध्यान देना है, जैसे डायरेक्ट अगर आप स्क्वायर हटा देंगे ना तो खेल खत्म हो जाएगा प्रश्न, ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हटाने पर हमने एक गलती वहां पर ये की, जैसे 2y है तो यहाँ माइनस साइन लेकर चलना है, और माइनस साइन लेंगे तो भी बात वही आएगी, +4 y की वैल्यू 0, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 0, तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 15वां, बहुत बढ़िया, ये प्रश्न दिया हुआ है माइनस में से +3 x² डिवाइड बाई, प्रश्न दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कभी सिस्टम थोड़ा लाइट कम है, अभी रात को 1 बज रहा है, ठीक है, तो लाइट थोड़ा कम है, ब्लर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्लियर आपको दिखेगा। इस प्रश्न की वैल्यू पूछा है, दिया हुआ है क्या, x² डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 3 की पावर x, और ऐसा दिया है। देखिए यहाँ पर इवन ऑड फंक्शन हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका ऐसे प्रश्न को हल करने का क्या होता है, आप ये निकाल लें, क्या निकाल लें, इससे 1/2, इसका इंटीग्रेशन करें, ये सबसे सटीक होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और ब्रैकेट में ये फंक्शन आप लिखेंगे f ऑफ x, और फिर प्लस में क्या करते हैं f ऑफ -x। अगर इवन ऑड फंक्शन होगा ना तो ऐसा करने से फायदा मिलता है, जब भी लिमिट आपको इस तरह से दिखे, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव सेम वैल्यू दिखे, तो इस फंक्शन का प्रयोग करें, निश्चित है आंसर जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे सीधे 1/2, और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये फंक्शन की वैल्यू है, पूरा पूरा पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे x² और डिवाइड बाई में 1 प्लस 3 का पावर x, और यहाँ पर देखिए माइनस होता है, माइनस है, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए x का जब स्क्वायर होगा ना तो माइनस को हटा देगा, माइनस को हटा देगा, x² ही यहाँ रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट है, 1 ही रहेगा। अच्छा, 3 पे पावर -x होगा, इसका मतलब 1 बाई यहाँ पर आ जाएगा 3 पे पावर x, -x है तो अपॉन में आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आपका पलटकर ऊपर चला जाएगा, तो ये समीकरण देखिए क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर x² तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटू में 3 पे पावर x ऊपर चला जाएगा, और नीचे यही बचेगा 1 प्लस x पे पावर 3 पे पावर x, 1 प्लस 3 पे पावर x, तो इसको लिख देते हैं। अब ध्यान से देखें यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए, जब ऐसा हमने लिखा 3 पे पावर x, तो ये वैल्यू नीचे वाली डिनोमिनेटर की सेम, नीचे वाला मान दोनों में सेम है, इस वाले फंक्शन में भी उस वाले फंक्शन में भी ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, इसके साथ साथ में अगर आप कॉमन ले लें यहाँ पर तो नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 पे पावर x, ऐसा, और ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पर x², क्या बच गया, x², और यहाँ अगर ध्यान से देखें आप तो यहाँ पर देखिए, अच्छा x² भी दोनों में है, इसको भी बाहर ले लें, x² दोनों में है तो इसको भी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ आपका x² आ जाएगा, ठीक है, x², अंदर क्या बच गया, ये पूरा चला गया, ठीक है, पूरा कॉमन था, यहाँ 1 आ गया, और वहाँ पर x² गया तो आपका बच जाएगा, प्लस बीच में है तो प्लस 3 पे पावर x, बस ये बचेगा, बचेगा कि नहीं, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये वैल्यू सेम है, ये कटने वाली है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो x²/2 बच गया है। तो इस फंक्शन को हमने सॉल्व किया, इस फंक्शन को बस इतना ही करना है, 1/2 और x², तो x² का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे जिस लिमिट में दिया है। लिमिट क्या दिया है? -3 से +3 के बीच। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब, पूरा फंक्शन में लिख दे रहा हूँ, x क्यूब बाई 3, और 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 हो जाएगा। तो 1/6 हम बाहर लिख देते हैं, 1/6 बाहर लिख देते हैं और अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट कितना है? 3। ठीक है, तो 3 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, 27। तो यहाँ आ गया 27। ठीक है, और फिर लिखेंगे माइनस, और माइनस में पुट करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ 7 कितना हो गया? 14। तो लिखेंगे 1/6, और 7 14 हो गया 4, 1 आ जाएगा, 2 2 4 1 5, ये आ गया। 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट गया, 3 एकम 3, और यहाँ बच गया 2, 8 3 24, ये आ गया। अभी 2 से फिर कट जाएगा 18, 9 बार में, कुल मिलाकर 9 बचा। क्या बचा? 9। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 9। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कभी अगर ये फंक्शन मिल गया इस प्रकार से ना, कि लिमिट आपका -a से +a की तरफ हो, तो आप इसको याद रखें। देखिए, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद है तो उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इवन ऑड नंबर चेक करें, ऑड नंबर आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और इवन नंबर क्या होता है? 2 गुना। मतलब फंक्शन अगर इवन हो तो डबल हो जाता है, 0 से a की लिमिट बन जाती है, और ऑड है तो डायरेक्ट 0 हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर हमें दिख रहा था कि फंक्शन ऑड नहीं है, क्योंकि पावर के फॉर्म में दिया था। ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये सबके काम करेगा, चाहे फंक्शन इवन हो ऑड हो, किसी आप लगाएं, काम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर डॉट लगा देंगे, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, ये दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है। ये आपका, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो एक फंक्शन आपका क्या है? y इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू कॉस, और तीसरा दिया हुआ है y अक्ष, मतलब x इज इक्वल टू जीरो इसको बोलते हैं। y अक्ष का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू जीरो के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र निकालना है। देखिए, यहाँ पर बाउंडेड एरिया निकालनी है। ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो आराम से देख लेंगे। यहाँ पर अगर हम कर्व बना दे तो आपको दिख सकता है यहाँ पर इस प्रकार से, y अक्ष का मतलब x इज इक्वल टू जीरो, पहला कर्व ये हो गया, सबसे सिंपल। दूसरा साइन को लेकर चलेंगे तो साइन कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसा। और कॉस को लेकर चलें तो कॉस कुछ ऐसा बनता है। कॉस यहाँ से शुरू होता है ऐसे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? जो बाउंडेड एरिया, देखिए इसके बीच में, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, समझेंगे। अभी बाउंडेड एरिया इस वाले अक्ष के बीच में ये, और इस वाले के बीच में ये कर्व जो है ये, और इस वाले के बीच में, मतलब इसका पूछता है। ये जो बीच में बचा है ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ऊपर कौन है? कॉस। ग्राफ पे देखिए, ऊपर कौन है? कॉस। तो कॉस से साइन को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉस से साइन को माइनस कर देंगे। तो एरिया निकालने के लिए देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है ऊपर आपका, तो इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स, और इससे माइनस कर देंगे साइन एक्स को, नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो वो रीजन आपका आ जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक चलना है? तो दिख रहा है यहाँ से नीचे चलेंगे, जीरो से लोअर लिमिट ले लेंगे जीरो। लोअर लिमिट कितना ले लेंगे? जीरो। और अपर लिमिट कितना लेंगे? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ जीरो से अगर इधर चल रहे हैं इस साइड, तो आपको चलना है यहाँ तक जहाँ ये कट कर रहा है। तो कट कहाँ करता है? पाई/4 पर, है कि नहीं? साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल कहाँ होती है? पाई/4 पे। तो अपर लिमिट यहाँ पर आपको पाई/4 लेना है, पाई/4। अब इंटीग्रेट कर दे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे dx और समाकलन कर देंगे। तो आप सभी को पता है कॉस का जो समाकलन है कितना हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, कॉस का, सॉरी, कॉस का साइन होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो माइनस नहीं होगा, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, साइन एक्स, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, पाई/4 से कहाँ तक? जीरो तक। तो जब इसे पुट करेंगे तो एरिया आपकी निकलेगी। ठीक है, तो पाई/4 साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, 1/√2, और प्लस में जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है? 1। अब माइनस में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस में पुट करेंगे इसको, तो साइन को अगर माइनस में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन पाई/4, एक मिनट, एक मिनट, फंक्शन एक बार आपने पुट कर लिया प्लस में, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, हाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ये कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल। पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखें। पहले हमने पुट किया अपर लिमिट, अपर लिमिट हमने दोनों पर पुट कर दिया है, तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, इसका ध्यान देंगे। तो यहाँ पर पुट करते समय पहले अपर लिमिट दोनों पर पुट कर देंगे, क्योंकि दो फंक्शन है ना, तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी 1/√2 ही आएगा। ठीक है, अपर लिमिट पुट करने पर। अब माइनस में पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो जीरो पुट करेंगे दोनों में,
साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2 और रूट 2 से 2 कटेगा तो ऊपर रूट 2 बचेगा, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू रूट 2 है, कितनी है रूट 2, और माइनस में यहाँ आ जाएगा 1, तो रूट 2 माइनस 1 ये बाउंडेड एरिया का वैल्यू है, ठीक है, रूट 2 माइनस 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका बी, रूट 2 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही। इसमें कोई डाउट नहीं ना है, कर सकते हैं आराम से, समझ में आया होगा। देखिए प्रश्न में कुछ है नहीं, आपको पता है जब कर्व के बाउंडेड एरिया हम निकालते हैं तो हमें लिमिट, अपर लोअर लिमिट डिसाइड करना होता है। दूसरा क्या डिसाइड करना होता है, दूसरा कर्व जो अपर वाला है उससे लोअर वाले को हम माइनस करते हैं, बाउंडेड रीजन हमारा आ जाता है, ठीक है, तो वही हमने किया है। बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 और स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2, ए और बी होगा, बहुत बढ़िया, ए और बी का मान पूछा है क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट का प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रश्न को सॉल्व करके कर लें या हीट एंड ट्रायल लगा लें, ठीक है। तो हमें लग रहा है यहाँ पर हीट एंड ट्रायल ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे, जब जीरो पुट यहाँ पर 2 पुट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे ध्यान से करना कैसे है। जैसे ये फंक्शन हमें दिया हुआ है ऊपर वाला ध्यान से देखिए ये, और नीचे वाला फंक्शन हमारा ये दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना होगा, ठीक है, ध्यान ये देना है कि x की वैल्यू जैसे ही हम 2 पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0, कहानी खत्म हो जाएगी। तो x की वैल्यू को आप 0 क्या करेंगे, x माइनस टू इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 2 आ रही है, ठीक है। फिलहाल क्या करेंगे हम 2 पर ये डिफाइंड फंक्शन नहीं है, अनडिफाइंड है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पता है डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, न्यूमिनेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब इस पूरे फंक्शन का हम अवकलन करने वाले हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाले हैं। ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा डिवाइड में 2 और माइनस 1/2 आएगा, तो नीचे ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर चैन रूल लगेगा तो इसका फिर करेंगे तो ए ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा, और प्लस माइनस में 3 देखिए 0 हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 0। अब नीचे की तरफ चलेंगे, जब यहाँ पर नीचे की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, अवकलन करने पर बचेगा -2, कितना बचेगा -2, और इसका मान, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1/2, ठीक है, ऐसा। तो एक बार अब फिर से वैल्यू पुट करके चेक करें, एक बार हमने अवकलन कर दिया, अब देखेंगे अनडिफाइंड फंक्शन आ रहा है कि डिफाइंड आ रहा है, तो x की वैल्यू पुट क्या करनी है लिमिट में 2, तो x का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं 2, चलिए यहाँ कलर चेंज कर देते हैं पेन का, कंफ्यूजन ना हो। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी है कितनी 2, और a और b का मान देखिए रखें 1/2 अगर आ जाए तो काम बन जाएगा, हीट एंड ट्रायल लगा ले ज़्यादा अच्छा, बार बार डिफ्रेंसिएशन करने से अच्छा है हीट एंड ट्रायल लगा ले। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, नहीं आएगा तो दूसरा चेक करेंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3, a का मान कितना रखना है 3 और b का मान कितना रखना है 3, तो 3 और 3 अगर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ भी 3 हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर 3 कहाँ कहाँ हो जाएगा, a की वैल्यू देखिए हमने रख दी 3 पहले ऑप्शन पे, यहाँ भी हमने रख दिया 3 और यहाँ भी रख दिया 3, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका ऊपर तो 3 रहेगा 3, और नीचे देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ 2 है, और करनी में कितना आ जाएगा इसका ध्यान देंगे, 3 गुणे 2 6 और 6 3 9, करनी में 9 आ गया, करनी में 9 आ गया, और इंटू -2 है हमारे पास, -2 रहेगा ना, यहाँ पर जब अवकलन करेंगे इसका -2 कहाँ रहेगा, अवकलन करने पर तो खेल खत्म है, 1 रहेगा, 2 का खेल खत्म हो गया ना, अवकलन करेंगे कांस्टेंट वैल्यू गायब हो जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रहेगा, और 1 ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, मतलब इतना ही हमारा है। इसको कैलकुलेट करें तो बहुत बढ़िया हमारा आंसर मैच कर गया, यहाँ देखेंगे ध्यान से, 9 है, स्क्वायर रूट इसका 3 आएगा, 3 से 3 गया 1/2 इक्वल आ गया, लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वल है, तो मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नहीं होता तो सेकंड पुट करके चेक कर लेते, फिलहाल फर्स्ट पे ऑप्शन आ गया, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 बिल्कुल सही, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, तब तक अवकलन करते हैं अलग अलग, अंश का अलग हर का अलग, जब तक डिफाइंड फंक्शन न मिल जाए दिए गए लिमिट पर, ठीक है, दी गई वैल्यू पर। अब देखेंगे आगे अगला प्रश्न, तो प्रश्न देखिए लगाते चले, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है। अगला जो इसके बाद का हम डालेंगे उसमें साथ साथ में आपको फॉर्मूला अलग से मेंशन करके देते रहेंगे, जिससे एक बार रिवीजन होता रहे, इंपॉर्टेंट बस रिवीजन करना है, तैयारी आपकी पहले से है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए क्या है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अच्छा यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कह रहा है कि कौन सा हमारा अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल कौन सा है ये पूछा है, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएबल, तो आपको पता है डिफरेंशिएबल में हम ग्राफ से भी कर सकते हैं
और फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो ग्राफ से करना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि टाइम एग्जाम में कम रहता है। यहाँ कह रहा है कि y इज इक्वल टू कितना दिया है, मॉड एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप बनाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट पे, तो कैसा बनेगा? आपको पता है इधर तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर जब नेगेटिव रखेंगे आप तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। नेगेटिव रखने पर भी y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा। और ये ग्राफ देखिए जीरो पर क्या है, डिफरेंशिएबल है? नहीं है। यहाँ पर नुकीला भाग आ रहा है, ठीक है, स्मूथ पार्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पहला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, पहला बिल्कुल गलत है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पर, ठीक है, तो ये गलत है, एक गया। अच्छा, दूसरा देखेंगे क्या बनेगा, एक्स है मॉड एक्स है। अच्छा, यहाँ पर देखिए खेल बदल जाएगा। एक्स मॉड एक्स की अगर हम बात करें, एक्स और मॉड एक्स की, तो यहाँ पर दो फंक्शन लेकर चलना पड़ेगा। पॉजिटिव जब एक्स होगा तब तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब नेगेटिव होगा ना, जब नेगेटिव, देखिए ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, इसकी वजह से माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ ग्राफ किस तरह से चेंज होगा, ग्राफ कुछ ऐसे चेंज होगा। एक्स स्क्वायर है तो आपको पता है पैराबोला बनेगा, है कि नहीं? यहाँ वाई है, आपको पता है कि वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4ay, ये किसका फंक्शन होता है? पैराबोला। तो यहाँ ग्राफ हमारा पैराबोलिक बनेगा और वाई की तरफ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से जाएगा। और यहाँ नेगेटिव की तरफ जाएगा, माइनस वाई, ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखिए जब नेगेटिव जाता है ना तो स्मूथ फंक्शन बनता है। तो जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है केवल दो हमारा सही है, बी, ठीक है। अब अगर आप उसको लगाएंगे लिमिट से, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल से इसको मैच कराएंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ग्राफ मैक्सिमम जितना आप ड्रॉ करके कर सके वो ज़्यादा बेटर है, समय हमें बचाना है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला इस प्रकार से दिया है, कह रहा है 1/u की वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके? चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक का निकाल लेंगे, देखिए सबका नहीं निकालेंगे, एक का निकालेंगे, इसी की तरह तीनों होगा क्योंकि फंक्शन एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कर दें du/dx, चलिए यहाँ मैं करता हूँ du/dx। तो देखिए ध्यान से, अगर हम अवकलन करेंगे भी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा और नीचे ये भी आपका आ जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा अवकलन करने पर। और इसके बाद फिर x का चेन रूल लगाएंगे, इसका अवकलन फिर से करेंगे, 2x ऊपर आ जाएगा। तो कहानी यहाँ खत्म हो गई किसकी? इसकी, ठीक है, दो और दो की। और ध्यान से देखें, ये आपका आएगा और जो फंक्शन दिया है अब इसको लिख रहे हैं, इस फंक्शन को, यही फंक्शन निकालना है ना, इसको लिख रहे हैं। एक वैल्यू निकाल लिया तो सब निकल जाएगा, कैसे? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पर हमारा ये आएगा, तो देखिए x का, देखिए यहाँ x का गुणा करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसी प्रकार से आ जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है, तीनों में आ जाएगा ना, एक ही तरह का फंक्शन है ये। और नीचे सबके कॉमन होगा ये, नीचे सबके कॉमन होगा ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, जो वैल्यू हमारी आई है ये आई, क्लियर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा ना, इससे ये क्या होगा, ये हमारी वैल्यू सीधे सीधे कट जाएगी, कुल मिलाकर यही बचेगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बचेगा। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखें, यहाँ पर जैसे जब भी हम करेंगे तो यहाँ 2x आया, इसी तरह से अगले वाले में 2y आएगा, फिर 2z आएगा। और यहाँ पर गुणा करना है, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। और नीचे जब हमने डिफरेंशिएशन किया था इसका, तो 1/2 आया था, तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा टोटली पहले वाली वैल्यू आ गई, जो पहले वैल्यू थी वही वैल्यू फिर आ गई, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये पूछा है। अच्छा, यहाँ आंसर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये बराबर किसके होगा? एक मिनट, ये आपका दिया हुआ है जो ये रूट में है, तो रूट की वैल्यू 1/u दिया है, तो ये फंक्शन आपका जो बराबर होगा, यहाँ तो 1/u आना चाहिए। तो यहाँ जब हम अवकलन कर रहे हैं इसका, u का x के सापेक्ष, तो u का x के सापेक्ष जब कर रहे हैं इस फंक्शन का, तो 1/u du। अच्छा, यहाँ नीचे u बचा रहेगा, ठीक है, नीचे u आपका बचा रहेगा, तो u से u 1/u, तो u स्क्वायर, ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये u स्क्वायर की वैल्यू है और ये आपका 1/u की वैल्यू। तो यहाँ कट के u बचेगा आपका, ऐसा कह सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है, अगर वैल्यू पुट करें हम, तो इसकी वैल्यू 1/u है, ये दिया हुआ है ना 1/u, तो 1u ऊपर चला जाएगा,
उसी तरह से इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1/u² नीचे आएगा, u² कहाँ आएगा नीचे, तो u से u कटेगा, नीचे 1/u आना चाहिए। इसमें थोड़ा-सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, एक बार चेक कर लेंगे दोबारा, ठीक है? फिलहाल वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, जो ये है ना, यही हमारा सॉल्व होने के बाद आ गया, तो वैल्यू हमारी 1/u, ठीक है? तो यहाँ 1/u नहीं है, तो बना लेंगे 1/u कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक बार इसे आप चेक भी कर लेंगे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेथड आप समझ गए हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है? समय थोड़ा कम है, प्रश्न ज़्यादा लगाने हैं, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि मूल बिंदु से नियत दूरी p पर सरल रेखा का अवकलन समीकरण क्या होगा? देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, आपका कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस p, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए इसकी वैल्यू आप सीधे रख लेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो फंक्शन है पहला वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से आप करेंगे कैसे ये मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको करना नहीं है, ठीक है? इसको डायरेक्ट रट लेना है, 2 बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है? 2 सेट में दोनों में हमने देखा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, y = mx + c लगाएँगे, वहाँ से निकालना चाहें तो निकाल लें, mx + c, और उसके बाद फिर आप ये वाली वैल्यू रख लेंगे, ठीक है? जो डिस्टेंस निकलता है, डिस्टेंस फार्मूला c, ये क्या होता है, जो कांस्टेंट है c, मॉड में डिवाइड बाय में वैल्यूज़ रख लेंगे mx + c की, या फिर √a² + b² जो फंक्शन लेते हैं वहाँ, ठीक है? तो इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन याद रखें डायरेक्ट अगर आपको याद है तो ज़्यादा बेटर, ठीक है? ए, देखिए यहाँ पर आपका जो है कि x के साथ क्या आएगा, y का अवकलन, y डैश माइनस में y का होल स्क्वायर, और p² यहाँ रहेगा 1 + y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसको 2-3 बार लिखकर रख लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका आएगा जब, तो सीधे-सीधे इक्वेशन ही पूछेगा, p डिस्टेंस। तो रेडीमेड फॉर्मूला है, याद रखें ज़्यादा अच्छा है, निकालने में समय लगेगा, उतना टाइम है नहीं, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला हमारा क्या दिया है, ध्यान से देखें, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है y - x, और यहाँ गड़बड़ कर दिया है dy/dx होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, dy/dx। देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर dy/dx है, इसको आप सही कर लेंगे। ये गलती हमने सुधारी थी, लेकिन इसको पीडीएफ बनाते समय पीपीटी को फिर से ये ऑटोमेटिक यही उठा लिया है, ठीक है? तो गलती हमने जो सही की थी, वो हमें याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत एरर है तो उसे आप समझ लेंगे। बस यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर dy/dx 12/12 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक? अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, सेपरेशन वाला मेथड लगाएँगे आप। दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये पूछा है। एक काम करें, y को देखिए यहाँ सेपरेट कर लेंगे, y को y की साइड, तो यहाँ लिखेंगे y, और ये इधर आएगा माइनस y² हो जाएगा, और इसको जब उधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ पर dy/dx है, और ये जाएगा, तो dy/dx हम कॉमन ले रहे हैं, सीधे सीधे dy/dx अगर आप कॉमन ले लेंगे तो देखिए बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1, ये पूरा-पूरा चला गया, बचा 1, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है? और यहाँ dy/dx गया तो बच गया ax, ये बच गया, ये हमारा है, ठीक है? तो ये वैल्यू हमारे पास है फिलहाल। अब इसमें क्या करेंगे, अब सेपरेट कर लें वैल्यूज़ को, x को x की तरफ, y को y की तरफ। तो एक काम करते हैं, x को इधर लेते आते हैं, तो dx डिवाइड बाई में x का फंक्शन भी लेते आएँगे, 1 + ax, ये हो गया। और ध्यान से देखें, y की तरफ y को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम कर रहे हैं इसको, सेपरेट कर दे रहे हैं y को y की साइड, x प्लस की साइड। तो यहाँ y कॉमन भी है, y को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1 - y, ये हो गया। अब इसको रिज़ॉल्व करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो इसको रिज़ॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ जाएगा, ठीक है? a + b के फॉर्म में। तो लगाएँगे तो कितना आ जाएगा, 1/y आएगा, और आपका आ जाएगा प्लस में 1/1 - y। देखिए ये बिल्कुल सही है। a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि हमको ऊपर 1 लाना है, ठीक है? इसका कोएफ़िशिएंट कितना है, 1। तो देखिए अगर हम एलसीएम इसका लेंगे तो नीचे तो यही आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 - y, और y कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है? तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा के आप निकाल भी सकते हैं। सिंपल था, दिख रहा है सीधे-सीधे, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है? अब दोनों साइड का आप क्या करें, इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हमने dy लिख दिया, इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह कम है। इसका समाकलन करेंगे, कितना आ जाएगा, log, कितना आ जाएगा, log, और यहाँ आ जाएगा कितना, 1 + ax, तो लिखेंगे 1 + ax, ठीक है? और जब इसका समाकलन करेंगे इस साइड का, तो ये आ जाएगा log y, क्या आ जाएगा, log y, या ln भी लिख सकते हैं, log y, और प्लस में log 1 - y, ये है, ठीक है? और प्लस में देखिए कांस्टेंट भी ऐसे ही हम लिख देते हैं, प्लस में log कांस्टेंट, ln कांस्टेंट। तो कांस्टेंट c आप लिखें, कोई k लिख देता है, वो अलग-अलग लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यहाँ पर हम समझ गए कि इस साइड वैल्यू ये आई है, और यहाँ पर जो प्लस है, गुणा कर देंगे। तो log में क्या होता है, प्लस गुणा में हो जाता है। तो यहाँ पर log आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा y,
और 1 माइनस वाई इंटू सी ऐसा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं ना है। तो यहाँ पर देखिए एंटी लॉग लेंगे, लॉग लॉग कट जाएगा, कुल मिलाकर हमारा इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस ए एक्स, ये आ गया। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया y इंटू 1 - y इंटू सी, यही है, ठीक है ये। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है इस प्रकार से। तो 1 प्लस ए एक्स कहाँ है, चेक करेंगे। 1 प्लस ए एक्स, 1 प्लस ए एक्स और यहाँ पर y के साथ 1 माइनस वाई, ये क्या किया है, सेपरेट किया है, ठीक है। एक बार अगर ध्यान से देखें हम, तो y के साथ इसको सेपरेट किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वाई सी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, y के साथ सी आपको मिल जाएगा। तो वाई सी कहाँ दिया है, यहाँ और यहाँ, इन तीनों में दिया है। तो एक जैसे कांस्टेंट की वैल्यू आप अपॉन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन लिख सकते हैं। देखिए कांस्टेंट से कभी कंफ्यूज नहीं होंगी, इतना याद रखेंगे, कांस्टेंट आपका एग्जामिनर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सी से हमारा कोई मतलब नहीं है, सी को हटाकर इसके बाद आप चेक करें, ठीक है, सी को हटाकर इसके बाद चेक करें, ठीक है। तो सी को हटाकर चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर जाएगा, ठीक है। वाई के साथ अगर देखें तो कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ए एक्स, 1 प्लस ए एक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है फिलहाल, ठीक है। तो 1 प्लस ए एक्स आपका होना चाहिए, ठीक है, 1 प्लस ए एक्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मैं इसको कमेंट में मेंशन कर दूंगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप लिख लेंगे। इसमें छोटा सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे बस, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे है नहीं, जहाँ तक ये छोटा सा प्रश्न है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर y के साथ देखिए, यहाँ पर माइनस वाई, तो यहाँ पर इसको हमने ट्रांसफर किया, माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस होने के बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ यहाँ पर देखिए ये उधर गया तो प्लस बना है, और यहाँ पर आ गया ए एक्स, ठीक है। एक्स को एक्स साइड हमने ट्रांसफर कर दिया, अपॉन में ये वाई को वाई के ट्रांसफर किया, और उसका हमने फ्रैक्शन ले लिया यहाँ पर। तो इसको तोड़ देंगे, ये तोड़ा भी बिल्कुल सही है। यहाँ लॉग आ जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग वाई, और लॉग में ये भी आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मिस्टेक कहाँ हुआ है, ध्यान से देखें। चलिए, हमने थोड़ा सा ध्यान एक चीज़ का नहीं दिया, छोटी सी बात का, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका माइनस होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, चैन रूल लगेगा, तो y का डिफरेंशिएशन आगे करेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस होगा, उस माइनस की वजह से खेल बिगड़ा है, ठीक है। चलिए, कोई नहीं कोई नहीं। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस आपको माइनस लगाना है, उस माइनस की वजह से देखिए बहुत बड़ा बदलाव हो गया। यहाँ पर जब चैन रूल लगेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, और माइनस जब आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, लॉग यहाँ आएगा y, और डिवाइड बाई में आ जाएगा 1 माइनस, ये आएगा, ठीक है। और प्लस में c आप लिख सकते हैं, प्लस में लॉग लॉग c ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुणा होगा ना, तो ये y वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है, कैलकुलेशन बड़े सावधानी से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे log c, तो यहाँ देखिए सीधे सीधे आपका ये जो है c का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग लेंगे, y के साथ c आ जाएगा, और माइनस में डिवाइड हो जाता है तो बटे में यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई, ये, ठीक है। तो 1 माइनस वाई का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, काम खत्म। तो वाई सी देखिए कहाँ दिया हुआ है, वाई सी दिया हुआ है आपका दो जगह पर, यहाँ और यहाँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 प्लस ए एक्स, 1 प्लस ए एक्स है, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, तो माइनस वाला ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सिमिलर आपका फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जो एंटी लॉग का, जब लॉग का केस हम लेते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कभी कभी अलग अलग प्रकार से ली जाती है, उसको डिफाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ फंक्शन देखकर हमें समझ में आ रहा है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अभी काफी टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन इसे हम कंप्लीट करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। लगाना बहुत जरूरी है, एक बार सेट पूरा अच्छे से लगा लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे प्रश्न आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है क्या, 1 से लेकर 2 के बीच में एफ एक्स एक फंक्शन है, दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस वन, उत्तर है इसके लिए आपका लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम आपको लगाना है और वहां से करना है। तो वो आपको पता है क्या होता है, एफ डैश सी, और यहाँ पर क्या होगा आपका, अपर लिमिट लिखते हैं b, और अंदर लगाते हैं माइनस में लोअर लिमिट a, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे b माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज थ्योरम लगाकर डायरेक्ट आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ फिलहाल बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, और जब ये फंक्शन है हमारा, इसका अवकलन करेंगे
ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ 2x आएगा, कितना आ जाएगा 2x और आ जाएगा -1, 2x - 1 ये आएगा। तो अवकलन करने पर जो वैल्यू हमारी बची है वो है 2x - 1 ये है। और लिमिट इसमें पुट करना है आपको, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखें अगर हम जानते तो यहाँ पर वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, यहाँ पहले b पुट करेंगे। देखिए b का मतलब क्या, ये आपका a है, ये आपका a है और ये b है, ठीक है, a है और ये b है। तो b पुट करेंगे अगर तो यहाँ पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पर b पुट करें तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 - 2 बचेगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। और यहाँ पर जब a की वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 आ गया, खेल खत्म है। और यहाँ पर b का मान 2 है, इसका मान 1, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 - 0 2 आ जाएगा और 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू बस पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, फिलहाल हमें c का मान निकालना है, तो यहाँ x की जगह c आप पुट कर दें, लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, इसमें लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा c का मान है, तो c का मान डायरेक्ट यहाँ से आपका निकल जाएगा विदाउट लिमिट, यहाँ लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। अवकलन करके यहाँ पर x की जगह c रख देते हैं, 2c - 1 = 2/1 ऐसा है, ये इधर जाएगा तो c हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। करेक्ट आंसर आपका 3/2 होगा, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा, 3/2। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जब भी आपका लैग्रेंज थ्योरम आ जाए या लैग्रेंज मीन वैल्यू पूछ ले, तो इस फॉर्म में से हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो 22 के बाद ये 23वां है, 23। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है x = अल्फा cos t + sin t दिया हुआ है और y की वैल्यू दिया है, तो ये पूछा है d²y/dx², इसका मान निकालना। आराम से निकाल सकते हैं, एक बार क्या करेंगे, देखिए दोनों का दो तरीका है इसका, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, t के रिस्पेक्ट में फिर डिवाइड करते हैं और रिजॉल्व कर लें। दूसरा क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करें और उसी को फिर इस लिमिट में सेट कर दें, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से करेंगे कैसे, जैसे अगर एक बार आपका देखिए एक बार इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dx/dt हो जाएगा। और जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा देखिए यही रहेगा, cos का क्या हो जाएगा, cos का अवकलन डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin t, और यहाँ देखिए अगर sin का क्या हो जाएगा, cos, तो प्लस cos हो जाएगा, cos t ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर y का करेंगे आप, y का करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अल्फा आपका बाहर रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन का cos, साइन का हो जाएगा cos t, और यहाँ पर माइनस में t, और यहाँ पर cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस साइन t ऐसा हो जाएगा, ये है। अब दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो dy/dx आ जाएगा, t से t कट जाएगा डिवाइड करने पर, यहाँ आ गया dx/dy। हमें निकालना क्या है, फिलहाल y/x निकालना है। एक मिनट उल्टा डिवीजन करेंगे, y को ऊपर रखेंगे, dy की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, नीचे dx को, t तो कटना ही है, तो यहाँ ये ऊपर आ जाएगा, अल्फा से अल्फा फिलहाल कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा cos t और प्लस t sin t, ये हो गया। और डिवाइड बाई में क्या आएगा, डिवाइड बाई में आ जाएगा cos t और माइनस साइन t, ये हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे, पार्शियल यहाँ पर क्या लगेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर दो फंक्शन है ना, ठीक है। चलिए अगली क्लास में करेंगे, काफी रात हो गया है, ठीक है, और सुबह भी काफी क्लास थी, तो अभी क्या है डिले होने की वजह से इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न को आप कर लेंगे खुद से, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास को। यहाँ पर t इंटू साइन टी है, तो दो टी का फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहला फंक्शन दूसरे का प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर अगली वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, निश्चित है इसके बाद का हम ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे। टोटल फर्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें, वो हमने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। तो सीट में सारे क्वेश्चंस हैं, एक बाई एक, 1 बाई 1 करके आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में हम डाल देंगे, इसका पीडीएफ आप निकाल लेंगे प्रैक्टिस करने की, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पर टेस्ट पोस्ट करते रहते हैं मॉडल पेपर टाइप का, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।